एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा हम प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 29 में हम पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन से हमने पढ़े हैं? जो हमने पढ़े हैं वो मैंने पहले एनलिस्ट कर दिए हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड, वी हैव डिस्कस्ड पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्टली, उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनको कवर किया है। आज बेटा हम पढ़ेंगे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाकी रह गए हैं। 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको भी हम एनलिस्ट कर लेते हैं इन की पॉइंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5th ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड और आज का फर्स्ट, दैट इज़ पैंक्रियाज। और नंबर 6 पे गोनेड्स। जी, तो ये आज हम पैंक्रियाज और गोनेड्स को बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले क्या आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं इनके नाम और इनके हार्मोन्स याद हैं सारे के सारे, और इनकी फंक्शनिंग आपको याद है? बेटा अगर नहीं याद तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनसे रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेशुमार पूछे जाते हैं, इवन एमसीक्यूज़ में भी, कि कौन सा हार्मोन जो है वो किस एड्रिनल ग्लैंड, किस ग्लैंड से जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आज हम जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। पैंक्रियाज ग्लैंड को स्टार्ट करते हैं। पैंक्रियाज एज ग्लैंड जो है इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसकी बात करते हैं। जी, आज का फर्स्ट और ओवरऑल जो है वो 5th ग्लैंड है। लेक्चर नंबर हमारा 30 है और टॉपिक मैंने वही मेन टॉपिक रखा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज का फर्स्ट और ओवरऑल 5th ग्लैंड, दैट इज़ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है इसका नाम और इसके सेक्रीशन के हवाले से आपने चैप्टर नंबर 8 ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है। डाइजेशन में इसने हेल्प आउट किया। डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाज। तो इसका मतलब ये है, आपने वहाँ पे ये भी पढ़ा है कि ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये एक डक्ट की मदद से जो है वो एंटर होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पैंक्रियाज जो है, आप ये कहेंगे सर ये तो फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। एक और बात, हमने यहाँ पे लिवर का नाम मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो एक्सोक्राइन है, प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब याद रखना, पैंक्रियाज जो है इसके 2 पोर्शन हैं। पैंक्रियाज जो है ये एक्ट करता है, इसका कुछ पोर्शन जो है वो एक्ट करता है एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो काम करता है एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो इसका पोर्शन एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है वो पोर्शन फर्दर 2 तरह के सेल्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेट्स से पैंक्रियाज जो है उसकी हम बात करते हैं। पैंक्रियाज जो है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है, जिसके अंदर जो है वो इस तरह से कुछ डक्ट्स भी हैं और कुछ इसके अंदर डक्ट्स भी मौजूद हैं, और बाकी पोर्शन जो है वो इसका एज एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है जी, इसमें 2 तरह के बेटा सेल्स मौजूद हैं। ये कह लें कि ये डक्ट है, ये इंटेस्टाइन है। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैंने कोई ब्रांच कोई ड्रॉ नहीं की मैंने। असल में लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहने से मुराद बिल्कुल लीफ नहीं मैंने बना दिया, असल में ये पैंक्रियाज है। ठीक है, हम इसको ऐसा कर लेते हैं,
इस तरह से कर लेते हैं कि ये पैंक्रियाज है, जिसमें कुछ पोर्शन जो है वो डक्टेड है और कुछ पोर्शन जो है वो डक्टलेस है। अब इसमें दो तरह के सेल्स मौजूद हैं बेटा, दो तरह के सेल्स मौजूद हैं। जो इसका नॉन डक्टेड या डक्टलेस पार्ट है उसमें दो तरह के सेल्स मौजूद हैं। ये मैंने कुछ सेल्स जो हैं वो रेड ड्रॉ कर दी हैं और कुछ मैं यहाँ पे जो है वो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ सेल्स ये हैं, आप देख रहे हैं ब्लैक जो हैं वो कम है और मैंने रेड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा ड्रॉ किए हैं। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। पैंक्रियाज जो है इसमें दो रीजन्स, एक एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन रीजन जो है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स और दूसरे होते हैं बीटा सेल्स। अब ये सेल्स चूंकि पैचेस की फॉर्म में होते हैं, पैचेस की फॉर्म में होते हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं, इन सेल्स को नाम देते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये आइलेट्स जो हैं इसमें दो तरह के आइलेट्स हैं। ये ऊपर जो मैंने डिस्कस किए हैं ये असल में दोनों फॉर्म्स जो हैं ये आइलेट्स की फॉर्म्स हैं। ये अल्फ़ा हो सकते हैं, ये बीटा हो सकते हैं, यानी कि दो तरह के सेल्स हो सकते हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आपकी बुक में वैसे उसने अल्फ़ा और बीटा सेल्स की बात नहीं की, उसने ये कहा है कि पोर्शन विच एक्ट एज एंडोक्राइन, पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज विच एक्ट्स एज एंडोक्राइन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैचेज ऑफ सेल्स नॉन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के आगे उसने बात स्टार्ट कर दी है। जो पोर्शन एंडोक्राइन के तौर पर एक्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पैंक्रियाज का, उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोल दिया। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं ये दो तरह की सेक्रीशन क्रिएट करते हैं, दो तरह के हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। वो कौन से दो तरह के हार्मोन्स हैं? अब मैं उन हार्मोन्स की तरफ जा रहा हूँ। दो तरह के बेटा हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। कौन से? एक हार्मोन क्रिएट होता है इंसुलिन, और आप अच्छी तरह इंसुलिन से फेमिलियर हैं। और दूसरा हार्मोन बेटा क्रिएट होता है ग्लूकागोन। दो हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। इंसुलिन जो है, याद रखना, जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स हैं, इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स वो अप टू 75% होते हैं। इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स जो होते हैं वो अप टू 75% होते हैं, और ये इंसुलिन सिक्रीट होती है फ्रॉम बीटा सेल्स जो के होते हैं अप टू 75%। जबकि ग्लूकागोन जो है ये अल्फ़ा सेल से सिक्रीट होते हैं, अल्फ़ा सेल से सिक्रीट होता है, और ये होता है 20 to 25%। जी बेटा, दो तरह के हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं। किससे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स दो तरह के हो सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा आइलेट्स और बीटा आइलेट्स, या अल्फ़ा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो पैंक्रियाज जो है उससे दो तरह की सेक्रीशंस क्रिएट हो रही हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, अदर देन एक्सोक्राइन सेक्रीशंस। एक्सोक्राइन सेक्रीशंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमने इसको बोला था पैंक्रियाटिक जूस इन 9th, हम इसको पढ़ चुके हैं 9th में, इन चैप्टर नंबर 8 डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम जो है वो जस्ट हार्मोन्स की और ग्लैंड्स की बात करेंगे। सो पैंक्रियाज एक्टिंग एज एंडोक्राइन ग्लैंड, portion of pancreas which is known as islets of Langerhans, it acts as endocrine gland, यानी कि portion of pancreas which act as endocrine gland is known as islets of Langerhans. Islets of Langerhans जो है it secretes two types of secretions known as insulin and glucagon. इंसुलिन जो है ये और ग्लूकागोन, इनका काम क्या है? इंसुलिन का काम होता है, इसका काम है मिनिमाइज, इट मिनिमाइजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, BGL, ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड कंसंट्रेशन लेवल। इसी तरह से इसका काम क्या होता है? मैक्सिमाइज
ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप ये कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन जो है उसका काम है डिक्रीज़ करना और ग्लूकागॉन का काम है इंक्रीज़ करना। इंसुलिन बीजीसी को ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कर रहा है, जबकि ग्लूकागॉन जो है ये इसके ऑपोजिट काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को हम बोल सकते हैं बोथ ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज कंप्लीमेंट्री। ये भी बेटा कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, कंप्लीमेंट्री हार्मोन्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों कंप्लीमेंट्री हो गए। अच्छा जी, अगर मोस्टली ऐसा होता है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन की सेक्रीशन जो है या कम हो जाती है या बिल्कुल डिमिनिश हो जाती है। अगर इंसुलिन जो है, इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस ना हो रही हो ह्यूमन बॉडी में, तो इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। सो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन सेक्रीशन। ठीक है जी, तो क्या होगा, एक डिसऑर्डर जन्म लेता है। इस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं, ये डिसऑर्डर है डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस। जिसको हम आम तौर पे शुगर या डायबिटीज़ बोलते हैं। सो इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज़। अब इसकी सिम्टम्स आपकी बुक में उसने मेंशन की हैं। डायबिटीज़ की सिम्टम्स क्या हैं? इसकी सिम्टम्स में टायर्डनेस है, ठीक है, वेट लॉस है, लॉस ऑफ वेट है, टायर्डनेस, वेट लॉस है, वीकनेस है ऑफ मसल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक हो गया जी। अब ये डायबिटीज़ की जो है कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दी गई हैं। होती क्यों है डायबिटीज़ की डिज़ीज़? इंसुलिन की कमी की वजह से। अब इंसुलिन कम हो जाए तो डेफिनेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर इंसुलिन जो है उसकी 75% तक सेल्स क्यों हैं और ग्लूकागॉन जो है उसके इतने मतलब 20% तक। याद रखें, मोस्टली हम जो है वो इनटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी फूड में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स अब हम हर एक मील में हम कई एक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर लेते हैं, कई एक ग्राम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहना चाहिए? 1 ग्राम पर लीटर। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम पर लीटर है। अगर हम मिलीग्राम्स बनाएं तो ये करीबन बनता है 1000 मिलीग्राम पर 1000 ml। ठीक है, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है नॉर्मल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें अभी ये आगे काम देगी। अब डायबिटीज़ जो है क्यों होती है कि ये अगर इंसुलिन जो है वो मुस्तकिल जो है इसकी सेक्रीशन रुक जाती है तो फिर डायबिटीज़ की जो है वो डिजीज़ जन्म लेती है। क्वेश्चन मैं ये कर रहा था कि इंसुलिन के इतने ज़्यादा सेल्स क्यों हैं और ग्लूकागॉन के इतने कम क्यों हैं? क्योंकि हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए सेल्स की ज़रूरत कम है। इसमें हमें कम फंक्शनिंग चाहिए, कम असिस्टेंस चाहिए, बिकॉज हमारे हर मील में कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन मोस्टली बढ़ती है। जब भी हम खाना खाएंगे डेफिनेटली उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ गई। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है वो ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा सिक्रीशन की ज़रूरत होगी। सो इंसुलिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकागॉन, क्योंकि मोस्टली जो है वो इंसुलिन मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ता है, कम नहीं होता। अब जब इंसुलिन नहीं होगी, सिक्रीट नहीं होगी, पैंक्रियाज जो है वो उसका एक पोर्शन जो है वो
यानी कि बीटा सेल्स उसके जो हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। सो इस केस में एक डिजीज़ जन्म लेगी जिसको हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमने इन दोनों हार्मोन्स को कम्प्लीमेंट्री बोला, इंसुलिन और ग्लूकागोन को। नेक्स्ट बात हम करते हैं, अब एक टेस्ट किया जाता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट, बीजीसी टेस्ट हम बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। तो ये बीजीसी टेस्ट जो है इसके हवाले से आपकी बुक में थोड़ी सी उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये बीजीसी क्या चीज़ है। बीजीसी टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। तो ये कब परफॉर्म किया जाएगा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट? ये इसके दो तरीके हैं ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट जो है इसको परफॉर्म करने के। दो तरीक़ों से परफॉर्म किया जाता है, इंश्योर करने के लिए दरअसल दोनों ही तरीके अपनाए जाते हैं। ये असल में ये टेस्ट जो है ये बताता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, पर ml क्या है, और मतलब पर 100 ml क्या है, और पर लीटर क्या है। तो पर लीटर तो हम पढ़ चुके हैं, पर लीटर 1 ग्राम पर लीटर या 1000 मिलीग्राम पर 1000 ml। तो अब हम बात करते हैं बीजीसी टेस्ट जो है वो दो तरीक़ों से परफॉर्म किया जाता है। एक ये परफॉर्म किया जाता है आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्टिंग। एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है, ये परफॉर्म किया जाता है आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग मील। टेकिंग मील से मुराद कोई 125 ग्राम या 125 ml जूस वगैरह जो है उसको पीने के बाद, ठीक है। तो फिर ये टेस्ट लिया जाता है आफ्टर 2 आवर्स और आफ्टर 8 to 10 आवर्स जो है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं। ये 3 सिचुएशंस होती हैं, 3 सिचुएशंस हैं डायबिटीज़ के हवाले से। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग मतलब नॉर्मल, जो लोग नॉर्मल होते हैं उनमें क्या लेवल होगा, जो प्री डायबिटिक होते हैं यानी कि जिनको चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के, उनमें क्या लेवल होगा, और जो डायबिटिक कंडीशन है यानी कि जिनको डायबिटीज़ है उनमें क्या लेवल होगा। इसको ज़रा देखते हैं। एक हमारे पास है लेवल नॉर्मल, ठीक है जी, और दूसरा है हमारे पास प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक। नॉर्मल लेवल क्या होगा इस टेस्ट में, जब आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्टिंग के बाद जो है वो टेस्ट किया जाएगा, तो इसमें लेवल होगा 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 ml। ये ज़रा याद रखना है, ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 ml। तो नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल वहाँ पे आपको, चूँकि हमने पिछले चैप्टर में होम्योस्टेसिस के चैप्टर में पढ़ा था 1 ग्राम पर लीटर, तो वो उसने जनरली एक जो है वो एक कह लें कि नंबर यूज़ कर लिया, एक फिगर यूज़ किया 1 ग्राम पर लीटर। तो ये एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, ये 70 से 99 तक हैं, तो हम बोलेंगे ये नॉर्मल सिचुएशन है। और अगर टेस्ट में ये वैल्यू आती है 100 से, ये यानी कि 100 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml, तो हम बोलेंगे ये सिचुएशन है प्री डायबिटिक। ये सिचुएशन है प्री डायबिटिक 100 to 125। उसके बाद अगर ये सिचुएशन हो 126 टू अबव, तो फिर डायबिटिक कंडीशन है। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी कि बीजीसी जो है ये लिया जाता है 8 to 10 आवर्स फास्टिंग, आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्टिंग, या फिर आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग मील 125 ग्राम या 125 ml कार्बोहाइड्रेट जी। उसके बाद इस तरफ आ जाएं, अगर यानी कि एक खाने के फ़ौरन बाद या जूस वगैरह पीने के फ़ौरन बाद ये
टेस्ट किया जाए तो फिर सिचुएशन जो है वो कुछ चेंज हो जाती है। नॉर्मल सिचुएशन में, इन नॉर्मल कंडीशन, आपकी बुक में भी उसने जैसे मेंशन किया है, ये वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 140 मिलीग्राम पर 100 ml। इसी तरह से जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, प्री डायबिटिक, इसमें ये वैल्यू बेटा होनी चाहिए 140 मिलीग्राम पर 100 ml से 200 मिलीग्राम पर 100 ml। अच्छा जी, और डायबिटिक कंडीशन में क्या होगी? डायबिटिक में अबव 200 मिलीग्राम पर 100 ml वाटर या पर 100 ml ब्लड। जी बेटा, ये हमारे पास था BGC टेस्ट। तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्या इंसुलिन, ग्लूकागोन जो है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपरली स्क्रीट हो रहे हैं फ्रॉम पैंक्रियाज। अब लास्ट हमारे पास आज का लास्ट हमारा टॉपिक है गुनेड्स, लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड गुनेड्स। जी, गुनेड्स को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल 6th है और आज का हमारा ये सेकंड टॉपिक और लास्ट टॉपिक है गुनेड्स। जी बेटा, गुनेड्स ये ग्लैंड्स हैं, आम तौर पे इनको गुनेड्स जो हैं इनको सेक्स ग्लैंड्स भी बोला जाता है। गुनेड्स जो हैं ये दो तरह के हैं, इन मेल्स ये अलग हैं और इन फीमेल्स ये अलग हैं। इन फीमेल्स ये अलग नेचर के हैं। मेल्स के अंदर जो गुनेड्स हैं ये पेयर की फॉर्म में, इसी तरह से फीमेल्स में भी इन पेयर्स होते हैं। इन मेल्स जो गुनेड्स हैं ये इन पेयर होते हैं और हम बोलेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस। ये प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर जो है वो टेस्टिस। इसी तरह से इन फीमेल्स पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, सिंगुलर ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज, सिंगुलर ओवरी, और इसी तरह से पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस। मेल्स के अंदर जो टेस्टिस हैं इनका क्या काम है और फीमेल्स के अंदर ओवरीज जो हैं। फिर से मैं एक बात रिपीट कर दूं, गुनेड्स बेटा एक जनरल टर्म है, टेस्टिस भी गुनेड्स हैं और ओवरीज भी गुनेड्स हैं, एक जनरल टर्म है। गुनेड्स को नॉर्मली जो है वो सेक्स ग्लैंड्स भी बोला जाता है। अब टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन जो है, देयर प्राइमरी फंक्शन वो क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। जबकि इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरीज इन फीमेल, इनका काम है एग सेल्स प्रोड्यूस करना। इनका काम स्पर्म प्रोड्यूस करना और इन फीमेल्स ओवरीज का काम है एग्स प्रोड्यूस करना। अब इसके अलावा इनका सेकेंडरी काम जो है, इसके अलावा सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने के अलावा, स्पर्म्स जो हैं मेल सेक्स सेल्स और एग्स जो हैं फीमेल सेक्स सेल्स, इनको प्रोड्यूस करने के अलावा बेटा ये और क्या काम परफॉर्म करते हैं? टेस्टिस जो हैं, मेल गुनेड्स या टेस्टिस जो हैं, इनसे हार्मोन स्क्रीट होते हैं। टेस्टिस स्क्रीट हार्मोन। कौन सा हार्मोन्स? हार्मोन स्क्रीट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन जो हैं वो मेनली दो तरह के हार्मोन स्क्रीट किए जाते हैं, 17 ऑक्सी टेस्टोस्टेरोन और इसी तरह से ये सिंपल टेस्टोस्टेरोन जो है, ये दो हार्मोन स्क्रीट किए जाते हैं। बहरहाल आपकी बुक में उसने टेस्टोस्टेरोन्स प्लूरल फॉर्म यूज़ की है, टेस्टोस्टेरोन्स। दूसरी तरफ अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में ओवरीज भी हार्मोन स्क्रीट करती हैं।
ओवरीज हार्मोन क्रिएट करती हैं जिनको हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं ओवरीज से। इनका काम क्या है? टेस्टिस का काम है, टेस्टिस का काम होता है मेल्स में सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को डेवलप करवाना। सो इनका काम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स। और इसी तरह से इनका काम भी यही है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स। ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर से क्या मुराद है? सेकेंडरी सेक्स करैक्टर से बेटा मुराद है कि जैसे कि कह लें, जैसे जैसे मेल्स में जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, यानी कि पबर्टी आती है, जवानी आती है, तो साथ ही साथ उनकी साउंड जो है वो चेंज होने लग जाती है। कॉरसनेस ऑफ साउंड उसने आपकी बुक में एग्जांपल दी है, कॉरसनेस ऑफ साउंड। इसी तरह से चिन हेयर्स वगैरह का जो है वो आ जाना, ये मेल्स में ये करैक्टर्स जो हैं ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स कहलाते हैं। जबकि फ़ीमेल्स में जो है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स में आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स और अलॉन्ग विद दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है ये फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब बेटा एंड पे हम वाइंड अप करते हैं सारे के सारे जितने भी हमने जो है वो ग्लैंड्स पढ़े हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, हम इनको एनलिस्ट कर लेते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखें, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे ही जिससे जो जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हम उन सब को यहाँ पे एनलिस्ट कर लेते हैं इसी की पॉइंट वाले पोर्शन में। जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं उनको ज़रा देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रिएट होने वाले 4 हार्मोन्स के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कौन कौन से 4 हार्मोन्स क्रिएट होते हैं? नंबर 1 पे सोमैटोट्रोफिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रिएट होते हैं। फिर हमने बोला वेजोप्रेसिन या ADH हमने इसको बोला, और साथ स्क्रीट होता है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो है इससे 2 हार्मोन्स क्रिएट होते हैं बेटा। कौन कौन से 2 हार्मोन्स क्रिएट होते हैं? एक स्क्रीट होता है इससे थायरॉक्सिन और दूसरा इससे स्क्रीट होता है कैल्सिटोनिन। और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं इनसे कौन सा हार्मोन स्क्रीट होता है? इनसे स्क्रीट होता है हार्मोन पैराथॉर्मोन। अब एड्रिनल ग्लैंड जो हैं इनसे कौन से हार्मोन स्क्रीट होते हैं बेटा? इनसे 2 हार्मोन स्क्रीट होते हैं। एक हमने बोला इमरजेंसी हार्मोन एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन, एक हार्मोन एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन, और दूसरे हार्मोन हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और आज के लेक्चर में जो हमने पढ़े, पैंक्रियास से भी 2 हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं इंसुलिन और दूसरा है बेटा ग्लूकागोन। और गुनेड्स से कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं? गुनेड्स भी 2 हार्मोन इनसे क्रिएट हो रहे हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज से 2 हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं। कौन से? एक एस्ट्रोजन और दूसरा बेटा प्रोजेस्टेरोन।
ये हमने एनलिस्ट कर लिया। आई होप सो सारे के सारे हार्मोन्स भी रिवाइज हो गए और ग्लैंड्स भी। आपकी बुक में उसने 6 ग्लैंड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और गुनेड्स, और फिर उनसे एक्सक्रीट होने वाले हार्मोन्स को भी हमने एनलिस्ट कर लिया। अब इनकी फंक्शनिंग जो है वो आपका काम ये है कि इस तरह से एनलिस्ट करें और एक एक लाइन में ज़रा इनकी फंक्शनिंग जो है वो आप मेंशन करें, और इस तरह से आपको ये सारे के सारे हार्मोन्स भी याद हो जाएंगे और साथ ही साथ ग्लैंड्स, किस ग्लैंड से ये हार्मोन एक्सक्रीट हो रहा है, नाम भी याद हो जाएंगे और इनकी फंक्शनिंग भी आपको याद हो जाएगी। तो जस्ट आप एक एक लाइन में, सोमैटोट्रोफिन का मेन फंक्शन क्या है, ग्रोथ हार्मोन के तौर पर एक्ट करता है। TSH क्या करता है, कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। वेजोप्रेसिन या ADH क्या करता है, एनहांसेस रीअब्जॉर्प्शन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसी तरह से थायराइड, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इन सब का एक एक लाइन में आप जो है वो फंक्शन मेंशन करेंगे। बेटा ये था आपका लेक्चर नंबर 30। हमारा ऑलमोस्ट जो एंडोक्राइन सिस्टम था या एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे वो आज कंप्लीट हो गए। हमारे इस चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर में 2 तरह की कोऑर्डिनेशन पढ़ी। एक हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ी बेटा, और दूसरी हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ी। नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन को हमने जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का नाम दिया, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स पढ़ने थे। तो दैट्स वाई हमारा जो मेन टॉपिक चलता आ रहा था 3 लेक्चर से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने फर्स्ट डे में पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड डे में हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स पढ़े, और आज हमने पैंक्रियाज और गुनेड्स पढ़े। सो लेक्चर नंबर 30 भी आपका कंप्लीट हुआ। बेटा होप्स हो कि आपको सारे के सारे ग्लैंड्स बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे। अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक ग्लैंड लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है, कोई 2 से एक साथ मिला के पूछे जा सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन तो इनमें से बेशबहा शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ आखिरी मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे हमने डायबिटीज़ का नाम लिया कि ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की डिजीज़ होती है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपरली ना हो, रीअब्जॉर्प्शन ना हो, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन एक्सक्रीट होता है ADH जो कि प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन को, और अगर ADH जो है इसकी कमी हो जाए तो एक डिजीज़ और जन्म लेती है इसकी कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ ADH सेक्रीशन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स जो हैं वो बॉडी से ज़ाया हो जाते हैं और एक डिसऑर्डर जन्म लेता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो इनको भी कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। जी बेटा, आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट 31st लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।